हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है, मैंने आपको IUPAC नेमिंग सिखा दी है। IUPAC को जिनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। कॉमन सिस्टम सिखा दिया है, सामान्य पद्धति। ट्राइबल सिस्टम सिखा दिया है, रूढ़ पद्धति। ठीक है, और समवायवता के सारे टॉपिक्स कंप्लीट है। अब आपकी बुक में क्या बोलते हैं, गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसको हम बाद में लेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है तो होगा क्या, है ना भाई, अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, क्रियाधर। जो अटैक करेगा वो अटैकिंग स्पीशीज, है ना, आक्रमणकारी। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा तो हम कहेंगे नहीं, डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनेगा, पहले मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर केमिकल रिएक्शंस है, कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, तो बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो इन तरह की जो रिएक्शंस है, इनमें पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, मतलब बंध का विखंडन होगा। तो बॉन्ड फ्यूजन, बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है, समांश विखंडन क्या होता है, विषमांश विखंडन क्या होता है, मुक्त मूलक क्या है, काब धनायन क्या है, काब ऋणायन क्या है, ये सब जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेसिक कंसेप्ट्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म और बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो देखो पहला कार्बनिक अभिक्रिया, आपकी बुक में जो हेडिंग है ना NCERT में, वो है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे कि देखो कोई भी रिएक्शन होगी, है ना, एक सामान्य कार्बनिक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, एक सामान्य कार्बनिक अभिक्रिया मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन की बात करते हैं। कार्बनिक अभिक्रिया में क्या होगा, तो हम कहेंगे क्रियाकारी अणु, है ना, क्रियाकारी अणु जिसको रिएक्शन करनी है, जिसके बॉन्ड टूटने हैं, जिसपे अटैक होने वाला है। ठीक है, क्रियाकारी अणु, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्रियाकारी अणु, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, या आप हिंदी में लिखे तो क्रियाधर। ठीक है, क्रियाधर या सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है भाई, क्रियाधर कहते हैं या सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, अब इस पे कोई अटैक करेगा तो हम उसे आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तथा इस पर आक्रमण करने वाले, है ना, इस पर अटैकिंग कौन है, इस पर आक्रमण करने वाले अभिकर्मक को, आक्रमण करने वाली स्पीशीज को अटैकिंग रिएजेंट बोल दे, अटैकिंग स्पीशीज या आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे बच्चों, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, साथ साथ लिख रहे हो तो साथ साथ लिख लो, अदरवाइज PDF आपको ऐप में भी अवेलेबल होंगे, है ना। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है भाई, अब तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो, अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास है क्रियाधर, है ना बेटा, क्रियाधर, क्रियाधर को आप बोल दो सबस्ट्रेट। ठीक है भाई, सबस्ट्रेट बोल देते हैं। फिर एक जन इस पर अटैक करेगा, उसे हम बोल देते हैं आक्रमणकारी, है ना, अटैकिंग स्पीशीज, आक्रमणकारी। ठीक है भाई, अटैकिंग रिएजेंट बोलो, आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक है भाई, फिर होगा क्या, तो बात तो वही, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, तो डायरेक्ट सब कुछ हो जाएगा नहीं, बीच में स्पीशीज बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, भले माइक्रोसेकेंड के लिए बने, क्षण भर के लिए बने, पर बनेगा। कुछ को हम सेपरेट कर भी पाते हैं, है ना, कुछ इंस्टेंट बनते हैं और हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाते हैं, या संक्रमण अवस्था बनती है कि पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया है, लेकिन कुछ भी है, मध्यवर्ती अवस्था जरूर आती है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मध्यवर्ती आ गया।
अब ये जो मध्यवर्ती है ना बेटा, ये एक तो बनाएगा उत्पाद, इंटरमीडिएट बनेगा उत्पाद, और साइड जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, सह उत्पाद। क्लियर? तो अगर मैं एक सिंपल केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए सबस्ट्रेट, है ना भाई, मुझे मीथेन की रिएक्शन करानी है, इथेन की करानी है, किसकी करानी है, तो सबस्ट्रेट। अटैक कौन करेगा, तो मैं कहूँगी क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन है, हेलोजिनेशन कराना चाहते हो, है ना, नाइट्रेशन कराना चाहते हो, तो अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, फिर तो ऐसे तो है नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो प्रोडक्ट, और एक्स्ट्रा जो बनता है वो साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सह उत्पाद। तो हम कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे नहीं, बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा। अब बॉन्ड कैसे टूटता है वही तो हमें पढ़ना है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा जो है ना डिटेल में स्टडी करना। तुमसे कोई पूछे कि क्रियाविधि क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं बेटा, है ना, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, बंध निर्माण, बंध कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट बनते टाइम की कंटिन्यूअस है ना संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और हम कहेंगे क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब क्या बोलते हैं, टू दी पॉइंट स्टडी करना ना, सीक्वेंस में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पहले कौन अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है ना, कौन से अणु नजदीक आ रहे हैं। तो क्रमबद्ध अध्ययन को हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास पहला पॉइंट है बॉन्ड फिजन, बंध विखंडन। ठीक है भाई, तो बंध विखंडन में सहसंयोजक आबंध का विदलन, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे अणु जो है वो सहसंयोजक है भाई, आयनिक हो तो आयंस बनाएगा, तो उसमें तो टाइम ही नहीं लगता है, इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं, प्लस है माइनस है, दूसरा भी प्लस है माइनस है, तो अपोजिट आयंस वापस रिएक्ट कर लेते हैं, नया कंपाउंड बन जाता है। लेकिन यहाँ तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ होता है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध का टूटना ही बंध विखंडन, बॉन्ड फिजन कहलाता है। ठीक है, अब बंध विखंडन किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे तुमने लिया क्या, क्रियाधर क्या है ना, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, मीथेन की करा रहे हो, इथेन की करा रहे हो, बेंजीन की करा रहे हो, है ना, नैफ्थलीन की करा रहे हो, किस कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हो, तो आपका रिएक्टेंट, क्रियाकारक वो किस प्रकृति का है ना, उसके बंध कमजोर है, स्ट्रॉन्ग है, हाईली स्टेबल है। ठीक है, प्लस अटैकिंग स्पीशीज कौन है, आक्रमण कौन कर रहा है, आक्रमणकारी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, प्रबल नाभिक्स नहीं है, दुर्बल नाभिक्स नहीं है, प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या है, क्षार है, तो हम कहेंगे इस पर भी डिपेंड करता है। प्लस तो भाई आपकी रिएक्शंस की कंडीशंस, है ना, प्रायोगिक परिस्थितियां मतलब तो भाई तुमने टेम्परेचर कितना रखा है, क्या तुमने सनलाइट दी है, नहीं दी है, बहुत सारी बातें हो सकती। तो हम कहेंगे कि ठीक है, सहसंयोजक बंध का टूटना बंध विखंडन कहलाता है, और ये कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले हमने जो सबस्ट्रेट लिया है, अभिकारक लिया है, उसकी प्रकृति। ठीक है, जो हमने लिया है हमारा कंपाउंड, उसका नेचर, अभिकारक की प्रकृति। फिर तो जो अटैक करेगा, आक्रमणकारी, है ना, आक्रमणकारी अभिकर्मक, रिएजेंट बोलेंगे उसको, आक्रमणकारी अभिकर्मक, इसकी प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, और तो प्रैक्टिकल कंडीशन, कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उन पे करेगा। ठीक है, और तो हम कहेंगे जैसे मान लो पुराना बंध टूटा, नया बंध बना, तो पुराना बंध टूट रहा है तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, तो हम कहेंगे हाँ, तो जो बाहर निकल रहा है ना वो उसका नेचर क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप है ना, फटाफट बाहर निकलने वाला समूह है, या वो है ना बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है, वो निकलेगा ही नहीं। जैसे मान लो कार्बन फ्लोरीन बंध बना हुआ है, तो फ्लोरीन बंद कर दे, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो रिएक्शन करनी ही नहीं, मैं चिपकाऊँ, कनेक्टेड ही रहूँगा, तो वो कैसा है ना, आयोडीन है कार्बन के साथ, तो आई कहेगा मेरा बंध बहुत लंबा है तो मैं तो जा रहा हूँ, तो आई जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन जो है बहुत खराब लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है ना, हटने वाला समूह, उसकी प्रवृत्ति क्या है, तो ये भी बात है भाई, जो हट रहा है उसको तो देखो क्या वो हटना चाहता है कि नहीं, तो हटने वाले समूह। ठीक है, अब अपन हटने वाले समूह नहीं बोलेंगे बेटा, थोड़ा इसका एग्जैक्ट टर्म लीविंग ग्रुप होता है, लीव करके जा रहा है, लीविंग ग्रुप की प्रकृति पर। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा हटने वाला ग्रुप कैसा है। और चौथा जो पॉइंट है ना बेटा, वो है प्रायोगिक परिस्थितियां, प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या क्या है उन पे भी,
प्रैक्टिकल को कैसे लिखते हैं भाई? प्रायोगिक परिस्थिति। बोलो, क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आ गई? प्रायोगिक परिस्थिति पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? तो हम कहेंगे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अभिक्रिया होती कैसे है वही तो पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो हम कहेंगे ठीक है, सबसे पहले हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, फिर उसमें कुछ मिलाएंगे जो उस पर अटैक करेगा, अटैकिंग स्पीशीज बनाएगा, उसे हम कहेंगे अभिकारक, अभिकर्मक, सॉरी रिएजेंट, अभिकर्मक। फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती। फिर मध्यवर्ती जो है प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट बनाएगा, सह उत्पाद बनाएगा, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, तो बंध का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। बंध विखंडन किन किन बातों में निर्भर करता है? तो हम कहेंगे आपने शुरू में क्या लिया था? अभिकारक लिया था, उसकी प्रकृति है ना। अभिकर्मक लिया था, अटैक करने वाली स्पीशीज वो बनाएगा, तो उसकी प्रकृति। फिर अगर वो अटैक करेगा तो पुराने कोई भी ग्रुप को या एटम को हटाएगा, लिविंग ग्रुप की नेचर और प्रैक्टिकल कंडीशन। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इन 4 बातों पे जो है ये हमारा कोई भी रिएक्शन है, बंध विखंडन है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बंध टूटेगा तो हम कहेंगे हाँ, बंध टूटना बंध विखंडन कहलाता है। बंध विखंडन जो है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बेटा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समांश बंध विखंडन, ठीक है, समांश बंध विखंडन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा विषमांश, विषमांश बंध विखंडन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है भाई। समांश बंध विखंडन इसे हम कहते हैं होमोलिटिक, ठीक है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। और यहां तो हम कहेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। अब ये होता क्या है? तो देखो, समांश, सम अंश बराबर, है ना। बॉन्ड फ्यूजन तो होगा, बंध विखंडन तो होगा, और इस तरह से होगा कि 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों क्या करें? लड़ाई झगड़ा ना करें, भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाऊं। यदि 2 परमाणुओं के मध्य बंध विखंडन इस प्रकार होता है कि दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को खुद रख लेते बिना लड़ाई झगड़े के, तो इस प्रकार का बंध विखंडन समांश बंध विखंडन कहलाता है। मतलब कि अगर सेम एटम होनी चाहिए पहली बात तो, है, ताकि लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ए है तो यार तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो फिर लड़े ही क्यों? अलग हो रहे हैं ना, प्यार से अलग हो जाते, ठीक है। तो इस तरह से बंध हो कि भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, हाफ एरो, क्योंकि पूरा एरो मतलब तुम तो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उठा लाए, हाफ एरो मतलब अपना ही लेके आना है। तो हम कहेंगे हाँ देखो ये ए डॉट बनेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बनेगी, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बेटा? जो स्पीशीज बनेगी इंटरमीडिएट तो बनेगा, है ना, आक्रमणकारी तो बना ही, तो हम कहेंगे हाँ ये जो फ्री रेडिकल है, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती नहीं बोले इसको, बोलेगा अटैक, अब ये जाके अटैक करेगा, है ना। तो ये जो है इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक, ठीक है भाई, ऐसा मान लेते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब विषमांश, लड़ाई झगड़ा तो होगा, क्या तो मैं ले जाऊंगा या तू ले जाएगा, दोनों में कोई एक ले जाएगा। तो हम कहेंगे अच्छा मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा, ठीक है भाई, बी की विद्युत ऋणता ग्रेटर देन ए, तो ऑब्वियसली बी कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मेरे, तो बैठा रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, मतलब माइनस है, और आपके खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस है ना। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, खुद का तो लाया ही हूं, दूसरे का भी उठा लाया हूं, यहां बस मैं अपना ही लाया हूं, वो अपना ले गया, मैं अपना ले आया, तो ये फ्री रेडिकल है। यहाँ एक जगह कहेगा अरे यार मेरा तो इलेक्ट्रॉन वही ले गया, दूसरा क्या कहेगा मेरा तो है ही, देख सामने वाले का भी उठा के ले आया, तो बेटा ये तो धन आयन है ना। प्लस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन, और माइनस को क्या बोलते हैं? तो ऋण आयन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, यदि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो असमान रूप से होता है ना, कि भाई जो ज्यादा विद्युत ऋण है वो ले गया,
तो उसे विषमांश विखंडन कहते हैं। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे टू दी पॉइंट। बात समझ में आ गई, बेसिक चीज समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समांश बंध विखंडन। ठीक है भाई, समांश बंध विखंडन। अब मुझे बताओ कि अगर दोनों एटम ही सेम है, मान लो Cl2 है तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो फिर कहेगी लड़ाई। Br2 है तो Br सिंगल बॉन्ड Br, I2 है तो I सिंगल बॉन्ड I, तो ये तो लड़ेंगे ही नहीं, परऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे अब तो आपका समांश विखंडन ही होना है। जब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है तो बराबर है ना, समझदारी से बंटवारा हो जाएगा। तो समझदारी से बंटवारे को ही तो क्या बोल रहे हैं, समांश बंध विखंडन। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन देना है कि जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का विखंडन, दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो, सहसंयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि दोनों परमाणुओं के पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। यह इस प्रकार से हो कि दोनों परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन का वितरण, दोनों परमाणुओं के पास अपना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, अपना साजित इलेक्ट्रॉन, युग्म नहीं, साजित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साझे का खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। दोनों परमाणुओं के पास अपना साजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो इस प्रकार का विखंडन तो हम कहेंगे समांश विखंडन। इक्वलिटी की बात करिए तुमने, बराबरी की बात करिए तो समांश विखंडन। ठीक है ना। तो समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा बराबर होगा भाई, बराबरी की बात चलेगी। तो समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉन्स का दो परमाणुओं के मध्य समान रूप से वितरण होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से वितरण होता है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स का जो बंटवारा है ना वो बराबरी का होता है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इस तरह का अगर होगा तो हम कहेंगे समांश विखंडन। ठीक है ना। अब समांश विखंडन कब होगा, क्यों ही होगा समांश, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा, तो कहेंगे दोनों एटम ही सेम है ना, वे अणु है ना, मतलब क्या बोले, बाइनरी और बोलते, बाइनरी मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं जिसमें दोनों एटम क्या है, समान है, तो फिर समान में काहे की लड़ाई। ठीक है, तो वे अणु जिनमें दोनों परमाणु समान होते हैं, है ना, वे अणु जिनमें जनरली है ना भाई, हर बार अभी आप पढ़ेंगे कैसा हुआ भी नहीं, बहुत बार गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, जैसे मान लो AlCl3 आ गया और क्लोरीन आ गया तो AlCl4 माइनस हो गया और Cl प्लस हो गया। ठीक है, तो इसकी मतलब कंडीशन ही लिखवा देती हूँ भाई, देखो समांश विखंडन होगा कब, मतलब तो समझ में आ गया कि होता क्या है समांश विखंडन। बंध विखंडन इस प्रकार से हुआ कि दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, दोनों के पास जो है ना, वो एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस विखंडन से प्राप्त स्पीशीज जो है क्या बनेगा भाई, अगर समांश विखंडन होता है तो इस विखंडन से प्राप्त आपका जो इंटरमीडिएट आया है ना, मतलब जो अटैकिंग स्पीशीज है, इंटरमीडिएट नहीं बोल के, प्राप्त स्पीशीज, अटैकिंग स्पीशीज को मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है बेटा, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल। बोलो, इतनी बात क्लियर है। दो एटम के बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बांट दिया,
उन्होंने कोई लड़ाई की नहीं, उन्होंने कोई डिमांड की नहीं, तो हमने दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, बराबर बांट दिया। ठीक है भाई, अगर बराबर बांट दिया तो हम कहेंगे समांश विखंडन हुआ। ठीक है, अब कब होगा समांश विखंडन, कब होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा, तो हम कहेंगे देखो, मान लो क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और सनलाइट ले ली तुमने, है ना, सनलाइट में वो लड़ाई नहीं होगी, है ना, सनलाइट वैसे भी समांश विखंडन को प्रेरित करेगी, तो होगा क्या, देखो ये Cl के भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो ये बनेगा Cl डॉट, और डॉट को कहते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, तो यहाँ बनेगा बेटा क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। ठीक है, अब थोड़ी हिंदी मेरी अशुद्ध हो सकती है, उसको ठीक करना, है ना, तो हम कहेंगे ओके भाई पॉसिबल है ना, दोनों के बीच में क्या हुआ, समान रूप से विखंडन हुआ। ठीक है, मान लो दो इथेन मॉलिक्यूल है, एथेन क्या सिखाया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और मैंने इसको हीट किया, सनलाइट भी समांश विखंडन को सपोर्ट करती है, हीट तब भी ये भी लड़ाई नहीं करेंगे, कहेंगे ठीक है भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जा। ठीक है, तो मेरे पास आया CH3 डॉट, इसे बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल मैथिल मुक्त मूलक। ठीक है, मैथिल मुक्त मूलक, ओके, मुक्त ऐसे लिखते होंगे भाई, मैथिल मुक्त मूलक और मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मान लो पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड क्या होता है बेटा, ROOR, पेरोक्साइड होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पेरोक्साइड होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ क्लोरीन सेम देने काम क्यों लड़े, हम अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, है ना, मैथिल मतलब एथेन था, गर्म कर दिया तो ये भी फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब पेरोक्साइड में तो हमेशा ही जब भी तुम पेरोक्साइड लोगे तो ये नहीं लड़ते, ऑक्सीजन कहेगा यार तू मेरा भाई, तो फिर लड़ना ही क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो लाइट भी नहीं चाहिए, हमें तो हीट भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी, तब भी हम अपने अभिक्रिया की कंडीशन के हिसाब से हम अपना रेडिकल ही बनाएंगे, मुक्त मूलक ही बनाएंगे। ठीक है ना, ये R और O एल्कोक्साइड, एल्किल और ऑक्सीजन साथ में ना, तो एल्कोक्साइड मुक्त मूलक, बात तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो सेम एटम था तब भी सनलाइट था, है ना, हीट था तब भी पेरोक्साइड था। मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता H2O2, ठीक है ना, तो हम कहेंगे भाई देखो पेरोक्साइड आ गया ना, इतना ही काफी है, पेरोक्साइड आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और हमें मिला ये OH डॉट। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता बेटा, आगे ये सब चीजें काम आएंगी। देखो बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन C डबल बॉन्ड हो, बेंजोइल पेरोक्साइड मतलब O सिंगल बॉन्ड हो। अब दोनों तरफ सेम एटम आएंगे ना, पेरोक्साइड में जो लेफ्ट है वो राइट में है। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको भी स्लाइटली हल्का सा गर्म कर दो, थोड़ी सी एनर्जी में ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिलेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O डॉट, दूसरा भी। अब देखो इसमें बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गया यार मुझे अलग करो, मैं ऐसे तो नहीं रहूंगा, तो हो सकता है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे छूट जाए, तो ये आगे टूट जाएगा। देखो C6H5 लिख दूं बेंजीन में से, एक हाइड्रोजन वैसे ही कम था ना, यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, तो C6H5 और 2 CO2। बात समझ में आई मेरी। देखो Cl सिंगल बॉन्ड Cl था, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्या बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये कहेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, तो Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल। एथेन है, तुमने गर्म किया तो कहेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, तो मैथिल मुक्त मूलक। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड मतलब O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो ये एल्कोक्सी या एल्कोक्साइड मुक्त मूलक। ठीक है, एल्कोक्सी बोलो, एल्कोक्साइड में तो ऑक्सीजन माइनस होता है, तो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, एल्कोक्सी मुक्त मूलक। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक, है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। बेंजोइल पेरोक्साइड, एक बार वापस देखो,
बेंजोइल परऑक्साइड मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजोइल परऑक्साइड मतलब ये है ना। अब ये वैलेंसी खाली है ना, तो यहाँ पे भी तो वापस वही लगाओगी ना, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है ना। अब मान लो इसको स्लाइटली हीट किया, ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल गई इसको कहीं से, तो परऑक्साइड वाला बॉन्ड वीक है तो टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, हमने शेयरिंग की है, पर हैं तो हम भाई भाई, हम क्यों लड़ने वाले हैं भाई, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, क्योंकि हीट हुआ है तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी मिली है, तो चला जा, तू भी चला जा, मैं भी चला जाता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे आ गया, बेंजीन आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया और O डॉट आ गया, है ना। तो ये जब भी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ मिले, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत स्टेबल है ना, सांस में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे तो इतना स्टेबल है ना, फिर क्या चाहिए, स्टेबल कंपाउंड है, तो वो अलग होने की सोचते हुए मैं अपना अलग हो जाऊं, इनसे लड़ाई झगड़े मुझे पढ़ना नहीं, मैं क्यों मध्यवर्ती बनूं, मैं तो स्टेबल कंपाउंड हूं, तो ठीक है। तो ये कार्बन क्या कहेगा भाई, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ध्यान से सुनना, ये C डॉट और ये O डॉट है ना, और ये बंद यहाँ टूटा, ठीक है। तो ये C डॉट कहेगा O डॉट मैं तेरे साथ एक डबल बॉन्ड बना दो, तो अपन CO2 बन के उड़ जाता, उड़ जाओ, उड़ने की बड़ी जल्दी है, उड़ जाओ, है ना। अब ये बेंजीन नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा है ना, E डबल बॉन्ड और ये ऐसा, ठीक है ना। और ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे तो आप ऐसा लिखो C6H5, ठीक है ना। ये है फेनिल, हिंदी में फेनिल, इंग्लिश में फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल, फेनिल मुक्त मूलक। क्या आप समझ में आ गया? ये है बेंजोइल परऑक्साइड, है ना बेटा, बेंजोइल परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड, है ना। अभी थोड़ा टाइम पहले आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक खत्म हुआ है, परऑक्साइड उसमें आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, और इस तरह का जो फ्री विखंडन है जिसमें बराबरी की बात चल रही है, वो है समांश बंध विखंडन। क्लियर? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें बंध टूटेंगे, है ना। समांश विखंडन, विषमांश विखंडन। केमिकल बॉन्ड सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार से होगा, या तो बराबरी में बांट दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम अपना ले जाओ हम अपना ले जाएं, लड़ना ही नहीं है, तो लड़ना ही नहीं है तो समांश बंध विखंडन, दो परमाणुओं के मध्य टूटे हुए बंध के इलेक्ट्रॉन्स का वितरण समान रूप से होना, समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन से फ्री रेडिकल्स बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक यानी ऐसी स्पीशीज जिसके पास हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो ये है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब कौन सी कंडीशंस जो है वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को सपोर्ट करती है? भाई ऐसा क्या होगा, आपने तो लिख दिया प्रायोगिक परिस्थिति। कौन सी प्रायोगिक परिस्थिति है जो आपको इस तरह का बंध विखंडन देती है? रिएक्शन तो तुम करा रहे हो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि भाई होमोलिटिक, पर स्लाइड चेक कर लो, है ना। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की एग्जांपल्स आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ऐप में अवेलेबल है सारी शीट्स और DPPs, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कंडीशंस, किन परिस्थितियों में समांश बंध विखंडन होगा, ठीक है। कंडीशंस फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन के लिए शर्तें। कंडीशंस बोलो, शर्तें की जगह सही वर्ड कंडीशन है ना। शर्त क्या होती है? कंडीशंस में किन परिस्थितियों में, हाँ परिस्थितियों में आपका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, समांश बंध विखंडन होता है हेल्पर की प्रेजेंस में, है ना। समांश बंध विखंडन तभी होगा जब हमारे पास हेल्पर होगा। अब ये हेल्पर क्या है बेटा? तो हेल्पर में H फॉर हीट, जब भी तुम्हें एरो पे हीट का साइन दे दे, मैं गरम कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हीट करते टाइम आपका क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, मुक्त मूलक बनने के पूरे चांसेस है। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करो, विद्युत अपघटन करो, है ना। अब तुम्हें लगेगा नहीं विद्युत अपघटन से तो आयंस बनते हैं, बिल्कुल। आयंस बनने के बाद एक चॉइस रहता है मुक्त मूलक बनना, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है भाई,
आयंस भी बनते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो आयन मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, है ना, क्योंकि भाई ऑक्सीकरण भी होना है, अपचयन भी होना है, कैथोड वाला कैटायन कैटायन है, कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, तो एनायन क्या करेगा, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ेगा तो मुक्त मूलक बनाएगा ना भाई, छोड़ेगा कौन सा, जो एक्स्ट्रा लाया है, तो एक्स्ट्रा लाया वो छोड़ते ही खुद का रह जाएगा, तो खुद का रह जाएगा उसको हम फ्री रेडिकल ही तो बोलते हैं, इसलिए तो परेशान मत होना इसमें। एल फॉर लाइट, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था, जब भी तुम्हें यूवी लाइट दे दे, सन लाइट दे दे, है ना, लाइट दे दे, बस एच न्यू लिख देगा। प्रकाश जब भी दिया हुआ हो एरो पे, पराबैंगनी प्रकाश दिया हुआ हो, है ना, विसरित प्रकाश दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब लाइट लिखा हुआ होना चाहिए, तो पक्का पक्का वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पी फॉर, तो बेटा पी फॉर परऑक्साइड, अगर एरो पे लिखा है परऑक्साइड, रासायनिक अभिक्रिया, एरो मतलब कंडीशन भाई, एरो मतलब मैंने ए मिलाया बी मिलाया, एरो पे मैंने लिख दिया भाई परिस्थिति ये है, प्रायोगिक परिस्थिति लिखा था ना कि प्रायोगिक परिस्थिति पे भी बंध विखंडन डिपेंड करता है, तो परिस्थिति ये है कि मैं गर्म कर रहा हूँ, है ना, कंडीशन ये है कि मैं तो करंट पास कर रहा हूँ, मैं सनलाइट ले रहा हूँ, मैं परऑक्साइड डाल रहा हूँ, तो आप इनमें से कुछ भी कर लो, अंत में आर फॉर रेडिकल्स, बनने तो मूलक ही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अगर तुम्हें कोई केमिकल रिएक्शन में एरो पे लिखा हुआ मिले हीट, तुम्हें मिले इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें मिले लाइट, तुम्हें मिले परऑक्साइड, तो पक्का दिमाग लगा देना कि ये समांश बंध विखंडन की बात कर रहा है। इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है, अटैकिंग स्पीशीज है, वो पक्का पक्का क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनने वाला है। तो ये है आपका समांश बंध विखंडन। अब मुक्त मूलक को भी बच्चों हम यही डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कंडीशंस तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखो, यदि सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथिल मुक्त मूलक। मैथिल मुक्त मूलक यानी CH3 डॉट, ठीक है भाई। अब क्या कहना चाहते हो मैथिल मुक्त मूलक के बारे में? तो देखो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस पे हो, मैथिल समूह पर उपस्थित हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप पर है, मैथिल समूह पर उपस्थित हो, ठीक है, तो भाई तो क्या, तो इसे हम मैथिल मुक्त मूलक कहते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल मैथिल मुक्त मूलक, ठीक है भाई, मैथिल मुक्त मूलक कहते हैं CH3 डॉट। अब ये कैसे, तो CH3 डॉट कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और डॉट मतलब ये, ठीक है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल मुक्त मूलक है, मैथिल मुक्त मूलक है। अब यहां पे तुम वापस ध्यान दो, मैथिल मुक्त मूलक यानी CH3 डॉट कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड कितने, 3, तो हम कहेंगे भी बॉन्ड पेयर, बंधन युग्म 3 है। बॉन्ड पेयर सिग्मा भी होते हैं, पाई भी होते हैं, लेकिन जब मैं संकरण की बात करती हूँ तो मुझे खाली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, तो ठीक है, बॉन्ड पेयर 3। अब बेटा 3 बंध जो है ये बना रहा है, तो संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे, सिखा रखा है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ो, है ना। अगर बंध में, अगर एक मतलब क्या बोलते हैं स्पीशीज है, मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु जितने बंध बनाएगा उतने कक्षक संकरण में भाग लेंगे, प्लस लोन पेयर होगा, वो भी हवा में नहीं होगा, किसी न किसी कक्षक में होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी फिलहाल तो यहाँ 3 जने बॉन्ड बना रहे, अब 3 जने अगर बंध बना रहे हैं तो संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे, तो पहला तैयार तो हमेशा S रहता है, फिर P कहेगा मेरा एक और P ले लो भाई, ये मेरा और चीज़ और ले लो P, तो मुझे P 3 लेने पड़ते हैं, पर फिलहाल तुम 3 ही मांग रहे हो, तो मैं कहूँगी भाई P 2 ही लो, तो संकरण हुआ sp2, ठीक है। अब sp2 मतलब पंखा, 1000 बार सिखाया, sp2 मतलब पंखा, त्रिकोणीय समतलीय, तो भाई sp2 की जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय
समतलीय ज्यामिति। ठीक है भाई, sp2 की ज्योमेट्री क्या है? त्रिकोणीय समतलीय। अब ये हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हम कहेंगे हाँ, इनमें हमेशा क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल होगा भाई, हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमेशा अनुचुंबकीय होंगे। हाँ, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अनुचुंबकीय होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, तो बिल्कुल होगा, इसमें क्या है। ठीक है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब तो हम कहेंगे CH3 डॉट। ओके, अब मिथाइल फ्री रेडिकल में तुम देखो तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर गिन लिया, संकरण गिन लिया, ज्यामिति गिन ली, अनुचुंबकीय गिन लिया। अब ध्यान से देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम कहेंगे देखो 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, बॉन्ड हिल जाता है, 4 और बॉन्ड 2 यहाँ है भाई, 5 और 6 और एक इसका खुद का है ना, दूसरे के साथ जो शेयर किया था उसने छोड़ दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मैं कहूंगी भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो 8 तो नहीं है ना, नहीं 7 है, तो 7 है मतलब अष्टक पूरा है क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, अष्टक कहाँ पूरा है? अष्टक अपूर्ण है। हाँ, अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून है, मतलब इसको हमेशा इच्छा रहेगी कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, इतनी जानकारी बहुत है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब अगर स्कूल एग्जाम्स है ना, तो वहाँ एक छोटा सा सवाल और बन जाता है कि भाई आप ऐसा करो, मिथाइल फ्री रेडिकल जो है CH3 डॉट, ठीक है भाई, ये लो CH3 डॉट है ना, ये इसको कुछ ऐसा बना के दिखाया, देखो ये CH3 है ना, ये डॉट है और ये इसका sp2 संकरण है ना बेटा, तो ये आपका क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आपका ये एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड असंकृत p कक्षक है। ठीक है भाई, असंकृत p कक्षक है और यही इसके अंदर ही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ होगा? तो हम कहेंगे हाँ यहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल का कक्षकीय चित्र, मैथिल मुक्त मूलक, ठीक है ना, ऑर्बिटल डायग्राम कह दो, कक्षकीय चित्र कह दो, आई बात समझ में। संकरण इसका तो मैंने तुम्हें बताया ही था, संकरण तो इसका sp2 है। ठीक है ना, आप चाहो तो बेल्जियन डैश फॉर्मूला बना दो कि भाई देखो एक हाइड्रोजन यूं दिखा देते हैं हम, इसको डार्क कर देना है ना, और दूसरा डैश पे बना दो, तो एक हाइड्रोजन यूं बना दो। ठीक है, तो भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, मैथिल मुक्त मूलक। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, समझ में आ गया तुम्हें? समांश बंध विखंडन और समांश बंध विखंडन के बाद बनने वाली स्पीशीज। अब रेडिकल जो है ना, डिटेल में पढ़ना है कि भाई 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर वो विषमांश विखंडन रह जाएगा, फिर कंपैरेटिव स्टडी भी कराऊंगी, वो उसी में होगा। ठीक है, तो ऐसे खत्म नहीं कर रही हूँ, एक बार आइडिया दे रही हूँ कि देखो समांश बंध विखंडन ऐसा होता है। नेक्स्ट विषमांश कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं क्या? विषमांश थोड़ा देख लेना भाई हिंदी में, विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब होगा कैसे? तो मैं कहूंगी 2 एटम ले लो, 2 परमाणु ले लो, साजित इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो असमान होगा। एक जो ज्यादा विद्युत ऋणी है वो माइनस बन जाएगा और जो कम विद्युत ऋणी है वो प्लस बन जाएगा, और फाइनली 2 आयंस बनेंगे। ठीक है, तो विषमांश बंध विखंडन, तो जब 2 परमाणुओं के मध्य बंध विखंडन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का वितरण असमान रूप से होता है।
अब असमान मतलब समझ गए, एक के पास गया एक के पास नहीं गया, पिछली बार तो आपने समान बोला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण असमान रूप से होता है, मतलब जो ज्यादा विद्युत ऋणी है अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऋण आयन बनाता है। क्यों बनाता है? तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन तो यही रख लेता है ना, बंद विखंडन पूरा इसी के ऊपर हो जाता है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऋण आयन बनाता है तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, कम विद्युत ऋणी परमाणु जो खींच ही नहीं पाया इलेक्ट्रॉन को, बेचारा फंस गया, तो प्लस हो जाएगा। तो कम विद्युत ऋणी परमाणु धन आयन बनाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो विखंडन है उसे हम क्या बोलेंगे? विषमांश विखंडन बोलेंगे। अब इस विखंडन के दौरान तो हम कहेंगे आयंस बनते हैं भाई, तो विषमांश बंध विखंडन है ना। विषमांश बंध विखंडन के दौरान क्या बनेगा? तो भाई आयंस बनेंगे। विषमांश बंध विखंडन के दौरान आयन बनते हैं। ठीक है, आयंस बनते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो वही ओके, सिंपल सी बात है, प्लस और माइनस बन जाएंगे। ओके, अब ये तो होगा ही कब? तो इसमें कंडीशन ही क्या लगाऊं? अब कुछ भी कर दो, अगर मान लो HCl है तो H प्लस ही बनना है, Cl माइनस ही बनना है ना। आयंस बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, फ्लोरीन किसके साथ कनेक्टेड है? तो फ्लोरीन का नहीं भाई, मैं बराबरी में विश्वास नहीं रखता, टूटूंगा तो मैं तो माइनस ही बनाऊंगा। अब तो कुछ भी कर लो, है ना। तो कार्बन और हेलोजन का बंध है, तो कार्बन तो प्लस ही बनना है और हेलोजन माइनस ही बनना है। अब बराबरी की बात भूल जाओ, तो इसमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो वही ओके भाई, ठीक है। तो अगर दो परमाणु मान लो A और B है, तो तुम कहोगे कि अगर ये ऐसे टूटा, है ना, ऐसे क्यों टूटा? तो भाई B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, तो ऐसे टूट जाएगा। तो ठीक है, A प्लस बनेगा और B तो भाई B माइनस बनेगा। माइनस मतलब विद लोन पेयर, है ना। माइनस मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, ठीक है। जैसे ए बी के नहीं बता के और अपन क्या, देखो मान लो कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध है, ठीक है। कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध है, हेलोजन मतलब समझ गए तुम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन भी ले सकते हो। तो पक्का भाई कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपके यहीं जाने हैं। तो कार्बन प्लस और आपका हेलोजन माइनस। अब कार्बन प्लस को कार्ब धनायन बोलते हैं। अगला टॉपिक यही हमारा, है ना बेटा। कार्बन प्लस को क्या बोलेंगे? कार्ब धनायन। ठीक है, पोलर मीडियम होगा तो सपोर्ट करेगा। ध्रुवीय माध्यम तो प्लस माइनस बनाने में बिलीव करता है, तो ध्रुवीय माध्यम हमेशा विषमांश बंध विखंडन को सपोर्ट करता है, उसमें जनरली आयंस बन जाते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये इस तरह का बॉन्ड होगा तो ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें कहूँगी देखो CH3Cl है, तो पक्का अब CH3Cl है तो तुम कर भी क्या लोगे? दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, अब उसकी नेचर है तो आप क्या ही कर लोगे, पूरा एरो लगाओगे, है ना, और ये बेचारा रह जाएगा। तो हम कहेंगे अब क्या करें? तो भाई अब मेरे पास CH3 प्लस है और Cl तो Cl माइनस है। वो ऑर्गेनिक पढ़ रही हो तो ये तो पता है, क्लोराइड है, 1000 बार पढ़ा है। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है मैथिल कार्ब धनायन, है ना, मिथाइल कार्ब केटायन, मैथिल कार्ब धनायन। अब देखो कई जगह धन आयन की जगह कार्बोनियम आयन लिखा है, कार्ब धन आयन नहीं बोल के ऐसा भी लिखा है कार्बोनियम आयन, तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं करनी है, एक ही बात है। ईयम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ईयम कब आता है? जब प्लस हो। अरे मैडम हीलियम भी तो होता है, हाँ तो उस पर नहीं है, बाकी तो सब पे है। ठीक है, तो कार्बोनियम मतलब कार्बन प्लस है। ओके, तो कार्बन प्लस जनरली अब क्या करें, हेलोजन के साथ फंस गया, अब जैसे दोस्त पालोगे वैसा ही होगा, वो ज़्यादा पावरफुल है तो ले गया,
है ना। अब भाई कंपाउंड है बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, ग्रीन यार अभिकर्मक, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था ग्रीन यार अभिकर्मक। ये न्यूक्लियोफाइल का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब अब ये जब भी लेंगे ना तो पक्का है ना भाई Mg तो प्लस ही रहेगा। अब मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पहली बार कार्बन कहेगा चलो मुझे कुछ मिला है, Mg तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो यहाँ तुम्हारे पास बनेगा R माइनस और ये MgX पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कार्ब एनायन, कार्बन पे माइनस है ना तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, और हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बेनियन आयन। ध्यान रखना ईयम नहीं है, ईयन है, कार्बेनियन आयन, ठीक है। मान लो तुम्हें दे दिया कि CH3MgBr है, ठीक है, CH3MgBr है, बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा वो CH3 पे शिफ्ट कर दो, है ना। तो CH3 माइनस और आपका MgBr प्लस, तो इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल कार्ब एनायन, मैथिल कार्ब ऋण आयन बोल दो भाई, कार्ब एनायन मतलब कार्ब ऋण आयन, ठीक है। तो अब ये तो कंफर्म है कि विषमांश विखंडन होगा तो आयंस बनेंगे। अब अगर यही आयन कार्बन पे है तो कार्बन प्लस कार्ब केटायन और कार्बन माइनस कार्ब एनायन। अब आपको इनको पढ़ना है, कार्ब केटायन कार्ब एनायन, ठीक है भाई, इनको पढ़ लेते हैं। डिग्री अगली क्लास में बताऊंगी, ये नहीं सोचना हमने कार्ब धनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बताया ही नहीं, क्रियाशीलता क्रम बताया ही नहीं, स्थायित्व क्रम बताया ही नहीं, सब बताऊंगी, है ना। लेकिन एक बार बेसिक तो हो जाएगी कि समांश विखंडन क्या होता है, विषमांश विखंडन क्या होता है, एक बार दिमाग में क्लियर तो हो जाएगा, अच्छा ठीक है ये चीजें बनती है, फिर उनको स्टडी करेंगे कि कैसे बनती है, क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मिथाइल कार्ब केटायन, मैथिल कार्ब धनायन की बात करो, ठीक है भाई, मैथिल कार्ब धनायन, ठीक है। मिथाइल कार्ब धनायन मतलब तो हम कहेंगे CH3 प्लस की बात कर लो, ठीक है, CH3 प्लस की बात कर लेते हैं। तो देखो CH3 प्लस, ये लो, है ना। पिछली बार बेचारे के पास डॉट तो था, इस बार तो प्लस ही, है ना। तो ये तो ज़्यादा गरीब लग रहा है मुझे। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन तो था, ये तो अपना भी खो के आया, ठीक है। कार्बन से फर्क नहीं पड़ता कि भाई बॉन्ड कितने बना रहे हो, मैं तो 3 बॉन्ड बना रहा हूँ, तो बॉन्ड पेयर 3, ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब साजित इलेक्ट्रॉन युग्म 3, है ना। सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं मुझे संकरण के लिए, तो फिलहाल तो इसके पास संकरण में फिलहाल तो सिग्मा ही है, पाई तो है नहीं, तो टेंशन है नहीं। अब बॉन्ड पेयर 3 है, संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे। अगर ये 3 बंध बना रहा है ना बेटा, तो संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे। तो पहला कक्षक तैयार होने वाला S, फिर उसका भाई P, फिर P, ठीक है। अब sp2 संकरण, तो भाई पंखे की ज्यामिति, पंखा मतलब ऊपर की डंडी भूल जाओ, पंखा मतलब ऐसे, ठीक है ना, त्रिकोणीय समतलीय। पंखे में जो सर्कल है ना वो तुम्हारा कार्बन है, और बाकी जो 3 विंग्स है, 3 उसके जो क्या बोलते हैं विंग्स है, पर है उसके, है ना, वो आपके 3 हाइड्रोजन, तो त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही जो भी आपने बताया था, हाँ बिल्कुल, है ना। वेज एंड डैश बना दो। अब कहीं पे भी वेज बनाओ, कहीं पे भी डैश बनाओ, उसका कोई वो नहीं है ना कि पिछली बार आपने डैश नीचे कर दिया था, वेज नीचे कर दिया था, डैश ऊपर कर दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब असंकृत कक्षक sp2 है ना, तो एक p कक्षक तो इसका खाली पड़ा है ना, मतलब तो मैं यहाँ यह असंकृत कक्षक है, इसका एक वीकेंड ऑर्बिटल है ये, असंकृत p कक्षक, ठीक है भाई, असंकृत p कक्षक, है ना। ये मैथिल कार्ब धनायन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, मतलब अष्टक, तो ये अष्टक तो क्या करें, अष्टक अपूर्ण है ना। 8 तो नहीं कर पाया मैं जिंदगी में, प्लस तो हुई, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, अष्टक अपूर्ण है। अब अष्टक अपूर्ण है मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, बिल्कुल है, कमी तो दिखेगी सही, तो हाँ दिख रही, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये है कार्ब केटायन। सारी बातें क्लियर है क्या बच्चों,
है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐप से भी पढ़ सकते हैं, ऐप में भी DPPs वगैरह सारी अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ तक पढ़ते हैं तो लाइक जरूर किया करो, है ना। जितने व्यूज होते हैं उसके आधे लाइक होते हैं, आधे भी नहीं होते, आधे से भी कम, उससे भी कम, ऐसे मत किया करो। पूरा पूरा लेक्चर देख के जाते हो तो लाइक करके जाना होता है, बेचारा टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाता है, ठीक है। और कमेंट कर दो आपको जो जो आगे पढ़ना है। आपके पास, मेरे पास आ ही गया था कल परसों, 3 दिन से आ रहा है कि भाई ये वाला कंप्लीट करवा दो, तो मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो काव्य धनायन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काव्य ऋणायन की बात करूँ तो सबसे सिंपल ले लेते हैं ना, मैथिल कार्ब ऋणायन, मतलब कार्बेनियन आयन, मैथिल कार्ब ऋणायन, ठीक है। या आप कार्बेनियन आयन लिखो, वो कार्बोनियन आयन होता था, है ना, कार्बेनियन आयन, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम ध्यान रखना बेटा, है ना। काव्य धनायन मतलब काव्य केटायन, केटायन तो समझते ही हो, प्लस, तो तकलीफ क्या है, ठीक है। अब मैथिल कार्ब ऋणायन मतलब मैथिल समूह के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस बार ये गलती से दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उठा के लिया, हालांकि इसकी नेचर नहीं है, बट अब Mg के साथ कनेक्टेड था और बिल्कुल ही कमजोर प्राणी है Mg, और वो तो खुद ही कहेगा भाई तू ले जा, मैं तो प्लस ही खुश हूँ, तो ये लिया है। वैसे कार्बन है ना, अच्छा आइटम है, बराबरी में विश्वास करता है, प्लस माइनस से बिलीव नहीं करता है। कोई चालाक आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, वही ले जा, ठीक है ना। अब इसके साथ Mg है तो ये नहीं लेके आया, Mg खुद ही बोला भाई तू ले जा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो प्लस ही बनना है, तो तू रख ले, ठीक है। अच्छा आदमी लेके आ गया, चलो। अब यहाँ देखो तो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर 3, लेकिन यहाँ तुम्हें लोन पेयर भी तो दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो लोन पेयर भी, ठीक है। अभी तक लोन पेयर आया ही नहीं, तब तक बेचारे गरीब थे, खुद का भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ही था, किसी और का तो था नहीं, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, लोन पेयर नहीं था। लेकिन यहाँ लोन पेयर है खुद का और एक पड़ोसी का, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के संकरित कक्षक बनाते हैं। तो बेटा यहाँ संकरण 3 और 1 4, संकरण sp3। अब sp3 में ज्यामिति तो चतुष्फलकीय होती है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से, है ना, ये डिस्टर्ब हो गया। अब हम कहेंगे शेप के साथ, ये तो अमोनिया जैसा दिख रहा है मुझे, कार्बन ऊपर 3 हाइड्रोजन, तो प्लेनर नहीं है। कार्बन ऋणायन में कार्बन ऊपर होता है, 3 हाइड्रोजन नीचे होते हैं, प्लेनर नहीं है, समतलीय नहीं है। जब मैं पंखा बनाती हूँ तो पंखे में सारे विंग्स एक जैसे होते हैं, है ना। पंखा बनाते हो तो यूँ थोड़ा एक पर ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, हवा कैसे आएगी, तो सारे वो एक प्लेनर होते हैं। लेकिन यहाँ कार्बन ऊपर है और 3 हाइड्रोजन जो है वो नीचे है, तो इस शेप को पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, पिरामिडीय आकृति, ठीक है। ऑक्टेट तो देखो 3 बॉन्ड तो मुझे दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और एक पेयर भी तो दिख रहा है, तो 8। तो मैं कहूँगी यहाँ अष्टक पूर्ण है ना। इलेक्ट्रॉन की तो हमें कोई कमी नहीं है, हमारा तो अष्टक पूर्ण है। अब अष्टक पूर्ण है तो हम माइनस रख के बैठे हैं, हम खुद माइनस है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे माइनस दे दो, है ना। अगर माइनस चाहिए होता तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पर हम तो खुद माइनस है, हम प्लस को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप प्लस को ढूंढ रहे हो बेटा, तो ये हो गया नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ग्रीनियर अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, हम कहेंगे हाँ, मैथिल कार्ब ऋणायन न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है, ठीक है। अब तुमसे कहेगी ये सब चीजें तुमने किससे मिलती जुलती देखी है ना। मैथिल कार्ब धनायन, सॉरी कार्ब ऋणायन किससे मैच कर रहा है स्ट्रक्चर, तो पिरामिडियम तो हमने कोई बहुत ज़्यादा तो पढ़े नहीं है। ले देखिए अमोनिया पढ़ा है, NH3, कभी कभी NF3 आ गया होगा आपके पास, तो हम कहेंगे अगर सम संरचनात्मक की बात करो तो अमोनिया के क्या होता है, सम संरचनात्मक आइसोस्ट्रक्चरल होता है। संरचना जो है ना वो मैच कर जाएगी, मेरे हिसाब से सब इलेक्ट्रॉनियो भी होगा शायद। देखो 3 बॉन्ड तो है ना, और कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कार्बन का अगला नाइट्रोजन ही तो है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है अमोनिया के जैसा का जैसा, गिन लो, है ना। तो हम कहेंगे हाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अमोनिया में भी तो यही होता है, 3 तो बॉन्ड बना लेता है, तो 6 वहाँ होते हैं, एक पेयर होता है, 8 होते हैं, यहाँ पे भी 8 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, अमोनिया से मिलता जुलता,
ठीक है, कौन सी कंडीशन जो है बेटा वो विषमांश विखंडन को प्रेरित करती है? आपने कंडीशन नहीं बताई है ना, ऐसा क्या करूं कि विषमांश विखंडन होगा? तो आप एक लाइन लिख देना कि भाई क्या बोलते हैं, ध्रुवीय माध्यम विषमांश विखंडन को प्रेरित करता है, सपोर्ट करता है ना, कि भाई अगर विषमांश विखंडन कराना चाहते हो तो पोलर मीडियम ले आओ, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, आ गई बात समझ में? सबसे पहले मैंने तुम्हें सिखाया था कि भाई केमिकल रिएक्शन है ना, कौन भाग ले रहा है? सबस्ट्रेट अटैक कर रहा है, अटैकिंग स्पीशीज, रिएजेंट मध्यवर्ती बनेगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है, इन सबको स्टडी करना। रिएक्शन मैकेनिज्म, बंध का टूटना, बंध विखंडन डिपेंड करता है अभिकारक की प्रकृति, आक्रमणकारी अभिकर्मक की प्रकृति, हटने वाला समूह आपका कौन सा है, आराम से हटता है ना। मान लो आई है तो कहेगा मैं जा रहा हूँ, फ्लोरीन हो गया नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो उसके नहीं ऊपर और प्रैक्टिकल कंडीशन मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है ना, मीडियम, ये सब बातें। ठीक है, दो प्रकार का बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, विषमांश बंध विखंडन। बराबरी की बात करोगे तो समांश बंध विखंडन बनेगा क्या, मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक सनलाइट की प्रेजेंस में बन सकते हैं, हीट में बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बन सकते हैं, परऑक्साइड में बन सकते हैं। ठीक है ना। C6H5 डॉट लिखा है, फिनाइल फ्री रेडिकल। ठीक भाई, ठीक है। कौन सी कंडीशन मुक्त मूलक बनने को सपोर्ट करती है? हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, ये चाहेंगे कि भाई मुक्त मूलक बनाओ। ठीक है, फिर मिथाइल मुक्त मूलक क्या होता है भाई? CH3 डॉट। CH3 डॉट में कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका खुद का ही है, चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, वो दोनों प्रतिचुंबकीय है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मिथाइल मुक्त मूलक का ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा, असंकृत कक्षक है ये बीच वाला। ठीक है, विषमांश बंध विखंडन तो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, असमान वितरण किया है, विषमांश बंध विखंडन। क्या बनेगा? तो भाई आयंस बनेंगे। ठीक है, आयंस तो अगर तुम कार्बन पे प्लस बनाते हो तो कार्ब धन आयन, मैथिल प्लस है तो मैथिल कार्ब धन आयन, है ना। अगर तुमने ग्रीन या अभिकर्मक ले लिया तो कार्ब ऋण आयन बनेगा। ठीक है, कार्ब धन आयन बनेगा तो संकरण sp2 अष्टक यहाँ पे अपूर्ण रहेगा, और अगर कार्ब ऋण आयन बनाते हो तो संकरण sp3 हो जाएगा, नाभिक नहीं है और अष्टक पूर्ण है। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपका हो गया बॉन्ड फ्यूजन, बंध विखंडन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।